हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द परफेक्ट रेडियोलॉजी। तो आज से हम अपने यूट्यूब चैनल की जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा पहला टॉपिक एक्सरे ट्यूब है और इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। आज के वीडियो में मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन और एक्सरे प्रोडक्शन और तीसरी चीज कंपोनेंट्स ऑफ एक्सरे के बारे में बताऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू एक्सरे ट्यूब। एक्सरे ट्यूब क्या होता है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक्सरेज की डिस्कवरी किसने की थी। एक्सरेज को किसने डिस्कवर किया था, तो एक्सरेज को डब्ल्यू सी रॉन्जन ने डिस्कवर किया था इन 1895 में। डब्ल्यू सी रॉन्जन, विल्हेम कोहेरेट रॉन्जन, ठीक है। इन्होंने 1895 में एक्सरे की डिस्कवरी की थी, जिसके लिए 1901 में इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ठीक है, ये एक बाय चांस डिस्कवरी थी और इन्होंने पहला एक्सरे अपनी वाइफ के हैंड का लिया था। ठीक है, अब एक्सरे ट्यूब की बात करते हैं। एक्सरे ट्यूब क्या होता है। एक्सरे ट्यूब एक तरह की वैक्यूम ट्यूब है जो एक्सरेज को प्रोड्यूस करती है। वैक्यूम ट्यूब विच प्रोड्यूसेस एक्सरेज, किसको प्रोड्यूस कर रही है, एक्सरेज को प्रोड्यूस कर रही है। देखिए होता क्या है, ये आपकी एनोड साइड है, ये आपकी कैथोड साइड है। कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, नोड पे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। कैथोड से इलेक्ट्रॉन बीम बाहर आती है। ठीक है, कैथोड को हीट किया जाता है, जिसमें से क्या निकलती है, इलेक्ट्रॉन बीम निकलती है, जो जाके आपके कहाँ स्ट्राइक करती है, आपके एनोड के टारगेट पर स्ट्राइक करती है और वहां से क्या निकलती है, एक्सरे बीम प्रोड्यूस होती है। ठीक है, आइए इसे डिटेल में देखते हैं। एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं। एक्सरेज एनर्जी कन्वर्जन के थ्रू प्रोड्यूस होती है, यानी कि आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। किसमें कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में। ठीक है, देखिए जैसे ये आपकी एक्सरे ट्यूब है, ये आपकी ये जो बना रही हूँ मैं, कैथोड साइड है, ये वाली कौन सी साइड है, कैथोड साइड, और ये वाली कौन सी साइड है, आपकी एनोड साइड। यहाँ पे ये जो कैथोड का आगे वाला पार्ट है इसे हम फिलामेंट कहते हैं, और ये जो एनोड का ये वाला पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं, एनोड टारगेट कहते हैं। कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। जैसे ही फिलामेंट का करंट इंक्रीज होता है, वैसे ही फिलामेंट का टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। फिलामेंट का टेम्परेचर बढ़ते ही उसमें से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं। वो सारे इलेक्ट्रॉन्स जाकर किस पे स्ट्राइक करते हैं, एनोड के टारगेट पर स्ट्राइक करते हैं, और यहाँ से क्या बाहर आती हैं, एक्सरेज बाहर आती हैं। एक्सरेज 99% प्रोड्यूस होती, सॉरी एक्सरेज 1% प्रोड्यूस होती है, और आपकी हीट कितनी होती है, 99%। 1% एक्सरेज निकलती है और 99% क्या निकलती है, हीट निकलती है। ठीक है, एक्सरेज प्रोड्यूस कैसे होती है, एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी के एब्जॉर्प्शन से ही आपकी एक्सरेज क्या हो रही हैं, प्रोड्यूस हो रही हैं। जैसे कि शॉर्ट फॉर्म में बोलूं कि एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस हो रही है, when एनोड इज हीटेड बाय हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स। जब एनोड पे क्या हीट कर रहे हैं, बहुत हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स हिट कर रहे हैं, तो आपकी क्या प्रोड्यूस हो रही हैं, एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही हैं। ठीक है, एक्सरेज प्रोडक्शन में एनर्जी कन्वर्जन होता है, जिसमें आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। ठीक है, आगे बात करें कंपोनेंट्स ऑफ एक्सरे ट्यूब की, तो चार कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है आपका ग्लास एनवेलप, एक कैथोड, एनोड और ट्यूब हाउसिंग। हम अपने आज के लेक्चर में ग्लास एनवेलप और कैथोड के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ग्लास एनवेलप की बात की जाए तो देखिए ये जो बाहर की आउटर कवरिंग होती है, ये वाली जो एक्सरे ट्यूब की आउटर कवरिंग है, हम इसे क्या कहते हैं, ग्लास एनवेलप कहते हैं। ये किसकी बने होते हैं, पायरेक्स या फिर बोरोसिलिकेट ग्लास की बनी होती है। ठीक है, ग्लास एनवेलप का काम क्या होता है, वैक्यूम को मेंटेन रखना। ये क्या करते हैं, वैक्यूम को मेंटेन रखती है इनसाइड द एक्सरे ट्यूब। वैक्यूम को मेंटेन रखना जरूरी क्यों होता है, अब एक क्वेश्चन बनता है कि एक्सरे ट्यूब के अंदर वैक्यूम को क्यों मेंटेन रखा जाता है। देखिए जैसे कि आपका
फिलामेंट है, यहाँ से क्या बाहर निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, आपकी एक्सरे ट्यूब में गैसियस एटम प्रेजेंट होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स जाके किसके साथ रिएक्ट करेंगे, इन गैसियस एटम के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या प्रोड्यूस कर देंगे, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस कर देंगे। तो यहाँ पे आपके एक्सरे ट्यूब में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो वो उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या हो सकती है, आपकी एक्सरे ट्यूब हीट होके खराब हो सकती है। इसलिए वैक्यूम मेंटेन रखना जरूरी होता है। तो वैक्यूम क्यों क्या करता है, वैक्यूम कंट्रोल द नंबर एंड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के नंबर और उनकी स्पीड को कंट्रोल करने का काम करता है वैक्यूम। कितना वैक्यूम मेंटेन रखा जाता है, 10⁻³ mm ऑफ Hg। इतना वैक्यूम आपके ट्यूब के अंदर मेंटेन रखा जाता है। ठीक है, ये हो गई ग्लास एनवेलप की बात। अब हम करते हैं कैथोड। कैथोड जो होता है, कैथोड मैंने आपको बताया नेगेटिव टर्मिनल होता है। कैथोड पे क्या होता है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं वो कौन सी साइड से बाहर आ रहे हैं, कैथोड से। तो आपको कैथोड कौन सी साइड हो गई, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गई। ठीक है, अब कैथोड जो होता है ना, वो किसका बना होता है, टंगस्टन प्लस थोरियम का बना होता है। इसमें 90% टंगस्टन होता है और 10% क्या रहता है, थोरियम रहता है। ठीक है, अब ये जो आपकी एक्सरे ट्यूब है, यहाँ से फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं। तो यहाँ पे ना एक इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड बन जाता है फिलामेंट पे। तो उस इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउडेड फिलामेंट को हम क्या कहते हैं, एडिसन इफेक्ट। क्या कहते हैं, एडिसन इफेक्ट या फिर स्पेस चार्ज। इसके अलावा एक स्पेस चार्ज इफेक्ट भी होता है। अब ये स्पेस चार्ज इफेक्ट क्या होता है, स्पेस चार्ज इफेक्ट होता है जो ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे आपकी एक्सरे ट्यूब में, वो और नए आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, यानी कि रोकते हैं। जो ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यू अपकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, आने से रोकेंगे। इस इफेक्ट को हम कहते हैं स्पेस चार्ज इफेक्ट। इसके बाद एक पॉइंट आपका यहाँ पे थर्मियोनिक एमिशन रह गया है, कि जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल रहे हैं, यानी कि emission of electrons from filament। फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन्स निकलने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, थर्मियोनिक एमिशन कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स फिलामेंट से निकल रहे हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, थर्मियोनिक एमिशन कहेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं, थर्माइंस कहते हैं। क्या कहते हैं, थर्माइंस। ठीक है, अब ग्लास एनवेलप की बात हो गई, कैथोड की बात हो गई। कैथोड के 3 पार्ट्स होते हैं, एक आपका फिलामेंट रहता है, एक फोकसिंग कप और एक होता है आपका सपोर्टिंग वायर। इसके बाद फिलामेंट की बात करते हैं। फिलामेंट क्या होता है, फिलामेंट आपका टंगस्टन का बना होता है। फिलामेंट का क्या काम होता है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करता है। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन से सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से बाहर आ रहे थे, फिलामेंट से। ये फिलामेंट जो होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, एक थिन वायर होती है टंगस्टन की। फिलामेंट का स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। एक टंगस्टन की थिन वायर होती है जिसका 0.2 mm क्या होता है, डायमीटर होता है। और ये एक स्पाइरल कॉइल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये जो थिन वायर है, पतली सी वायर है टंगस्टन की, जो किस में प्रेजेंट है, स्पाइरल कॉइल की फॉर्म में प्रेजेंट है। और इसकी डायमेंशन क्या रहती है, 0.2 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है और 1 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। ठीक है, फिर आपके फिलामेंट से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो आपके फिलामेंट को टंगस्टन का ही क्यों बनाया गया है। टंगस्टन का सिंपल W होता है। टंगस्टन का ही क्यों बनाया गया है, देखिए इसके रीजन है, क्योंकि एक तो इसका हाई एटॉमिक नंबर होता है। इसका एटॉमिक नंबर क्या रहता है, हाई रहता है। कितना रहता है, 74। इसके अलावा इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, कितना, 3370 डिग्री सेल्सियस। और ये क्या रहता है, स्टेबल रहता है फॉर इलेक्ट्रॉन एमिशन एट हाई टेम्परेचर। यानी कि ज्यादा टेम्परेचर पे भी ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर सकता है। बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होने पे भी इलेक्ट्रॉन्स को इजीली क्या कर देगा, एमिट कर देगा, यानी कि बाहर निकालना। एमिशन यानी बाहर निकालना। दूसरा, इसकी जो लाइफ होती है वो लॉन्ग लाइफ होती है। और मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी क्या होती है इसकी, अच्छी होती है, गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। इन्हीं रीजंस की वजह से हमने फिलामेंट को किसका बनाया है, टंगस्टन का बनाया है। ठीक है, ये हो गई आपकी फिलामेंट की बात। इसके बाद
फोकसिंग कप कहाँ प्रेजेंट होता है? फोकसिंग कप सराउंड्स द फिलामेंट, फिलामेंट के अराउंड सराउंडिंग में प्रेजेंट रहता है ये। इसका काम क्या होता है? इट मेंटेन्स द शेप एंड साइज ऑफ बीम, मेंटेन द शेप एंड साइज ऑफ बीम। इसका मतलब है जैसे सारे इलेक्ट्रॉन्स जो आपके फिलामेंट से बाहर आ रहे हैं वो सारे आके एनोड के टारगेट पर स्ट्राइक करें, इधर उधर फैले ना। ये कौन इंश्योर करता है? आपका फोकसिंग कप। फोकसिंग कप का काम है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स जो भी फिलामेंट से निकल रहे हैं वो जाके कहाँ पे स्ट्राइक करवाता है? एनोड के टारगेट पर। उसे इधर उधर स्कैटर नहीं होने देता, फैलने नहीं देता। ये किसका बना होता है? निकल का बना होता है। निकल का एटॉमिक नंबर 28 होता है। ठीक है, फिर आपका लास्ट बताया है सपोर्टिंग वायर। सपोर्टिंग वायर क्या देता है हमें? सपोर्टिंग वायर वोल्टेज प्रोवाइड करता है आपके एक्सरे ट्यूब को और करंट प्रोवाइड करता है। ये 10 वोल्ट प्रोवाइड करता है वोल्टेज और 3 to 5 एम्पेयर करंट प्रोवाइड करता है। तो आज हमने क्या क्या देख लिया? इंट्रोडक्शन टू एक्सरेज हमने पढ़ लिया, एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस होती है ये भी देख लिया, प्लस हमने अपने दो कंपोनेंट्स पढ़ लिए, ग्लास एनवेलप प्लस कैथोड। सारी कैथोड के पार्ट्स भी पढ़ लिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको आने वाले लेक्चर्स को देखना है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।